नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज जो हमारा हेल्थ साइंस का विषय है वह होगा विष प्रतिकारक व घरेलू देशज औषधियाँ। आप जानते हो औषधियों से बहुत तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न तो इजी होते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे लिए नॉर्मल भाषा में चीज़ें पता होती हैं, लेकिन जो आपकी बुकिस्ट लैंग्वेज होती है उसमें एग्जैक्ट आंसर चाहता है आपसे आयोग। तो यहाँ पर हम ऐसे प्रश्न करेंगे जो देखने में इजी होते हैं लेकिन पेपर में टफ हो जाते हैं। तो जुड़े रहिए क्लास को और एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि शेयर करने से कहीं ना कहीं आप हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात करेंगे एक्सटेंशन वाले जो हमारे प्यारे स्टूडेंट थे वो हमसे हो गए हैं गुस्सी। गुस्सी क्यों हो गए भाई? क्योंकि हम उनकी प्रैक्टिस करा रहे थे और हमने क्या किया, अब हेल्थ साइंस स्टार्ट कर दी। हेल्थ साइंस और एक्सटेंशन दोनों चल रहे थे, दो दिन चल रहे थे दोनों, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे क्या हो रहा है ना, खिचड़ी पक रही है, दो वीडियो उसकी तो मैंने सोचा जल्दी से हेल्थ साइंस निपटा दूँ, फिर प्रसार शिक्षा कंप्लीट करते हैं। लेकिन मुझे मालूम है उन बच्चों के कमेंट्स जिनके रोज़ आते थे वो बिल्कुल ही गायब हो गए हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि शायद वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं। तो प्लीज़ नाराज़ ना होइएगा, आपके लिए ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको सॉल्व करिए जल्दी ही। हेल्थ साइंस का मुझे लगता है रोज़ की, हाँ आप फिनिश होने वाला। स्टार्टिंग मुझे लगा था 8-10 वीडियो बनेंगी, लेकिन अब तो क्या है जैसे जैसे क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर आपका कोई प्रश्न रह नहीं जा रहा है। जो भी प्रश्न मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं हर क्वेश्चन हर तरीके से बनाने का प्रयास कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर 9th-10th से आपसे कोई भी क्वेश्चन SCRT से पूछा जाता है तो मेरे हिसाब से आपका, अगर यहाँ से पूछा गया तो कोई क्वेश्चन ख़राब मतलब गलत नहीं होगा आपका। जो इम्पोर्टेंट है, जो सीधे आंसर समझ में आ रहा है मुझे, मैं वो हर आंसर क्वेश्चन आपको देने का प्रयास कर रही हूँ। तो इतने में थोड़ा सा खुश हो जाइए आप लोग, क्लास को छोड़िए नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है और हम आपको जल्दी आपकी ख्वाहिश की क्लास भी देने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या है, विषैले पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? क्या ये 2 प्रकार के होते हैं या फिर 3 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो जो विषैले पदार्थ होते हैं वो आपके होते हैं प्यारे बच्चों 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं भाई, किसी को पता है क्या? अच्छा मैं बता देती हूँ। ठीक है, मन में आ रहा होगा मैम आपको क्यों बिठा लाया, अगर मैं ही बता दूंगी तो, है ना? तो मैं भी इसीलिए बैठी हूँ आपको बताने के लिए। तो एक तो होते हैं क्या, जलन उत्पन्न करने वाले। ठीक है, जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं विषैले पदार्थ। दूसरे कौन से होते हैं, नोट कर लीजिएगा, आहार नाल को ये विशेष तौर पर हानि पहुंचाते हैं। आहार नाल को विशेष तौर पर हानि पहुंचाएंगे। ठीक है, दूसरे कौन से हो गए, तीसरे प्रकार के कौन से होते हैं, इनके लेने से क्या होता है, नींद बहुत आती है, नींद उत्पन्न करते हैं। और ये जो उत्पन्न नींद आती है ना, ये घातक होती है नींद, क्योंकि इसमें नींद में क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो नींद उत्पन्न करने वाले। फोर्थ जो कि लास्ट है हमारा, 4 प्रकार के होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ें आगे हम। ओके, एक बार सभी लोग चैनल को लाइक कर दें, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब देखकर और कमेंट्स वगैरह देखकर। और ऐसे ही कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं, एक हर्ष यादव, हर्ष नहीं सॉरी अर्श कुछ इस तरीके से नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, अंश नाम था, पता नहीं क्या ऐसे ही था। तो उनको बहुत थैंक यू, उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हमारे लिए। और भी बच्चे करते हैं लेकिन उनके इतने ज़्यादा कमेंट आए कि मैं नाम लेना मतलब मुझे इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से जलन उत्पन्न करने वाले विषैले पदार्थ कौन कौन से हैं? ए है कास्टिक सोडा व अमोनिया, बी है कार्बोलिक अम्ल, सी है खनिज अम्ल, डी है निम्न में से सभी। तो हमने प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से जलन उत्पन्न करने वाले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ये सभी क्या होते हैं, जलन उत्पन्न करते हैं। जलन कहाँ कहाँ होगी आप जानते हो, जब आप कोई विषैला पदार्थ खाओगे, खासतौर से कास्टिक सोडा या अमोनिया, कार्बोलिक अम्ल और खनिज अम्ल, तो क्या होगा, ये जाएंगे विष आपके जीभ से टच होगा, पहले तो जीभ में जलन उत्पन्न करेगा, फिर जीभ से गले में जाएगा तो गले में जलन उत्पन्न करेगा। ठीक है, और जीभ में ही, जीभ कहाँ होती है, आपके मुंह में होती है, तो मुख में भी आपके जलन उत्पन्न करेगा, उसके बाद गले में जाएगा, गले में जलन होगी, फिर कहाँ पहुँचेगा, आमाशय में पहुँचेगा, तो वहाँ भी ये जलन उत्पन्न
करेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, जब जलन होगी तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम को ये क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये इतना आपको क्लियर हुआ। जो भी इंपॉर्टेंट है सब मैं बताने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से आहार को हानि पहुँचाने वाला, आहार नहीं होगा यहाँ पर, आहार नाल होगा। ठीक है, आहार नाल को हानि पहुँचाने वाला विष कौन सा है? क्या संखिया व पारा है, बी है पिसा हुआ शीशा, सी है सड़े गले भोज्य पदार्थ, डी है निम्न में से सभी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी सेम आंसर होगा, क्या? डी सही होगा। कैसे? जैसे जो आपके आहार नाल को जो हानि पहुंचाते हैं विष, वो भी क्या करेंगे, आपके मुंह से ही जाएंगे, तो मुंह में, गले में, ग्रास नली में, आमाशय में। साथ ही साथ ये इफेक्ट किसको करते हैं? आंतों को भी ये इफेक्ट करते हैं। तो आप छोटी आंत, बड़ी आंत को जानते हो, ये अवशोषण का काम करते हैं, और ये जब इस विष को अवशोषित करते हैं तो ये उसमें भी भयंकर वाली जलन पैदा कर देते हैं, दिक्कत पैदा करते हैं। ठीक है, तो आहार नाल को ये इस तरीके से प्रभावित करते हैं, दोनों तरीके के विष, जलन उत्पन्न करने वाले भी और आहार नाल को प्रभावित करने वाले, तो आहार नाल को करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसमें एक विशेष समस्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए सुई जैसी, चुभन बोलने जा रही थी तो चुई निकल गया, सुई जैसी चुभन किस में होती है? अगर आपसे पूछा जाए सुई जैसी चुभन किस कंडीशन में होगी, किस तरीके की विष में होगी, तो ये आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले जो विष होते हैं, इनमें जलन से ज़्यादा समस्या होती है। क्या? सुई जैसी चुभती हैं। जलन तो आपको, जो जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं, जो हमने अभी ऊपर आपको बताए थे, कार्बोलिक अम्ल, अमोनिया, कास्टिक सोडा, और क्या था, एक खनिज अम्ल था। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये तो जलन उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो आहार नाल को हानि पहुंचाते हैं वो जलन से ज़्यादा क्या करते हैं, सुई जैसी चुभन पैदा करते हैं। ठीक है, अब जब सुई जैसी चुभन होती है तो क्या होता है, जी घबराता है, मतलब वॉमिट वाली दिक्कत महसूस होती है, मतलब मिचलाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं उल्टी वगैरह हो। अगर उल्टी या वॉमिट हो जाए तब तो विष निकल ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बस घबराहट, बेचैनी होती है। ठीक है, इसमें ये सारे पदार्थ आते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संखिया व पारा, पिसा हुआ शीशा, सड़े गले भोज्य पदार्थ किस तरीके के हैं? आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले ये पदार्थ हैं। ओके, हम बढ़ें। ये इतने डेंजरस होते हैं कि ये आंतों में चुभन के साथ साथ क्या करते हैं, पूछा जाए आंतों को काट कौन देता है, तो ये आंतों को काटने की क्षमता तक रखते हैं। ठीक है, तो आंतों को काटने की क्षमता भी ये पदार्थ रखते हैं, जो आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले होते हैं। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से नींद नहीं आती बल्कि जलन उत्पन्न होती है? इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका आप प्रयोग करोगे तो नींद नहीं आती बल्कि क्या होता है, जलन उत्पन्न होती है? ए है खनिज व अम्ल व अमोनिया, बी है अफीम व गांजा, सी है चरस व भांग, डी है मार्फिया। तो हमने ये क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन सीधे सीधे हो रहे थे तो थोड़ा सा घुमाया। क्या घुमाया? मैंने पूछा इनसे नींद नहीं आती बल्कि जलन उत्पन्न होती है। अभी हमने कुछ देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही था जो जलन उत्पन्न करने वाले वो कौन कौन से होते हैं, सेकंड क्वेश्चन था, तो वो कौन से होते हैं, खनिज, अम्ल व अमोनिया। तो आंसर तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन हमने ये क्वेश्चन ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि अफीम व गांजा, चरस व भांग, मार्फिया, ये क्या करते हैं, ये नींद उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये नींद पैदा करते हैं, इनको लेने के बाद व्यक्ति को नींद आती है, खूब अच्छी वाली नींद नहीं आती है, और ये इतनी भयंकर कंडीशन हो जाती है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये या तो क्या कहते हैं, चेतना अवस्था में चले जाएंगे। ठीक है, अपनी मतलब चेतना को खो देंगे, या फिर मतलब चेतनाहीन हो जाना कहते हैं, चेतनाहीन हो जाएंगे या तो ये लोग, या फिर कहीं ना कहीं ज़्यादा नशा ले लिया होगा तो इनकी यहाँ पर मृत्यु की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनकी नींद को पहले कम करना चाहिए। ठीक है, तो याद रहेगा, नींद लाने वाले पदार्थ कौन से? गर्मी की वजह से मुंह सूख रहा है, थोड़ा चिपक रहा है मुंह, अफीम बा गांजा, चरस बा भांग और मार्फिया, ये तीनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, शराब धतूरा 5 है, शराब धतूरा तथा क्लोरोफॉर्म का उपयोग करने से डैश में क्या आएगा ये बताना है, मतलब रिक्त स्थान, खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स आपका जो ये दिया है, इनमें आप क्या फिल करोगे। अगर आप शराब धतूरा क्लोरोफॉर्म खाए हुए व्यक्ति को देख रहे हैं तो आप क्या इसमें महसूस करोगे, नींद उसे बहुत आएगी,
तंत्रिका तंत्र को उसकी हानि पहुंचेगी, आहार नाल प्रभावित होगा या फिर जलन उत्पन्न होगी। शराब, धतूरा तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग से क्या समस्याएं होती हैं ये बतानी है आपको। तो यहाँ पर होती है क्या बच्चों, तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचती है। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचती है, जैसे मस्तिष्क प्रभावित होगा उसका, ठीक है, मस्तिष्क प्रभावित होगा। और तो आपको पता है ये नर्वस सिस्टम की बात ही हो रही है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। जो भी सेल्स होती हैं आप जानते हो, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की सेल्स क्या होती है, हमारी जो न्यूरॉन सेल होती है मतलब पाए जाते हैं इनमें, और ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, मैसेज देने का कार्य करते हैं। तो ये जब प्रभावित होंगे तो क्या होगा, व्यक्ति बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, समस्या पैदा होती है। तो आपको ये पता है बी ऑप्शन का 5 क्वेश्चन का आंसर क्या, बी सही होगा। मतलब शराब, धतूरा, क्लोरोफॉर्म का इफेक्ट किस पे पड़ता है, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र दोनों मिल जाए तो दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, धतूरे के विषपान से व्यक्ति की आँख की पुतलियाँ जो आँख की पुतलियाँ होती हैं जानते हो, सिकुड़ जाती हैं, फैल जाती हैं, बंद हो जाती हैं, खुल जाती हैं। किसी व्यक्ति ने धतूरे को खाया है, आप कैसे पहचान करोगे, ठीक है। तो जो धतूरे का विष होता है उससे हमेशा ध्यान रखिएगा, जो उसकी आंखों की पुतलियाँ को क्या होती है, फैल जाती हैं, ठीक है। यहीं पर ध्यान रखना, अगर बात हो अफीम की क्या हो, अगर अफीम की बात हो, अफीम खाया किसी व्यक्ति ने तो क्या होगा, अफीम के खाने से पुतलियाँ आंखों की सिकुड़ जाएंगी, मतलब बंद हो जाएंगी, और धतूरा खाया है तो फैल जाएंगी। तो दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। और ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है, धतूरे के विषपान करने से व्यक्ति की आंखें फैल जाती हैं और अफीम के खाने से सिकुड़ जाती हैं, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। खासतौर से आप जानते हो शिवरात्रि वगैरह होती है, कई बार लोग नशे में खा लेते, उन्हें पता भी नहीं होता वो धतूरा खा रहे हैं, और चीज़ों का नशा होता है और मज़े में खा लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी व्यक्ति द्वारा विष पान किया जाता है तो सर्वप्रथम ए है रोगी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, बी है रोगी को बमन कराएंगे, विष प्रतिरोध देंगे, डॉक्टर का इंतजार करेंगे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा विष पान किया जाता है तो आप उसे क्या करेंगे, देखो रोगी को डॉक्टर के पास लेकर जाओगे ही जाओगे, लेकिन सर्वप्रथम आप उसको उल्टी कराने का काम करेंगे, बमन वॉमिटिंग कराने का कार्य करेंगे, ठीक है। जब आप उसे वॉमिट कराओगे तो कहीं ना कहीं उसका डॉक्टर के पास जाओ आप, असर कम होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी व्यक्ति ने क्षारीय विष लिया है तो क्या नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने क्षारीय विष लिया है तो इनमें से आपको क्या नहीं करना चाहिए। नींबू का रस या सिरका पिलाना चाहिए, बी है उल्टी नहीं करानी चाहिए, सी है उल्टी करानी चाहिए, डी है निम्न में से सभी सही हैं, बताइए जल्दी। अब ये प्रश्न मुझे लगता है सभी का गलत होगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक हर क्वेश्चन में पढ़ा है कि जब भी किसी व्यक्ति ने विष लिया है तो उसको क्या कराना है, उल्टी करानी है, ठीक है, उल्टी करानी है, ठीक है। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि क्या कार्य नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर उल्टी जो है करानी चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। किसमें, जब क्षारीय विष लिया गया हो, क्षारीय विष लिया गया हो तो उल्टी जो होती नहीं कराई जानी चाहिए, ठीक है। तो ये तो सही है, नींबू का रस या सिरका पिलाना चाहिए, सिरका पिलाना चाहिए, उल्टी नहीं करानी चाहिए, ये बात भी सही है, क्योंकि क्षारीय विष लिया हो तो उल्टी नहीं करानी चाहिए, तो ये बात तो सही है। इसमें पूछा जो काम नहीं कराना है तो उल्टी करानी चाहिए, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जब भी क्षारीय विष पिया है किसी व्यक्ति ने तो उसे उल्टी नहीं कराई जाती है। ये सारे विष पीने पर उल्टी कराई जाती है, लेकिन क्षारीय माध्यम का कोई भी मतलब एजेंट लिया है किसी व्यक्ति ने तब उसको उल्टी नहीं कराई जाती है। तो उल्टी नहीं करानी चाहिए से आप बी पे मत चले आइए, ये तो बात सही है, क्योंकि क्षारीय विष में उल्टी नहीं कराई जाती है तो ये सही है। लेकिन यहाँ पर पूछा है क्या कार्य नहीं करना चाहिए, तो एक बार वीडियो को रोक के खुद से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उल्टी करानी चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा अम्लीय विष पिया जाता है तो उपचार करना चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देना चाहिए, चूने का पानी देना चाहिए, खड़िया मिट्टी आदि का घोल देना चाहिए, डी है निम्न में से सभी सही हैं। देखो अम्लीय अगर विष पिया है तो क्षारीय उपचार होगा, और क्षारीय विष पिया है तो अम्लीय उपचार किया जाएगा। तो यहाँ पर अम्लीय विष लिया है तो इसके लिए क्षार देना होगा। क्षार में क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चूने का पानी, खड़िया मिट्टी आदि का घोल, और ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें अम्लीय विष पान किए हुए व्यक्ति को घोल के रूप में दी जाती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर।
यदि विष नींद लाने वाला हो तो क्या नहीं करना चाहिए? यदि विष नींद लाने वाला हो, मतलब नींद आ रही है व्यक्ति को, ऐसा विष लिया है, तो क्या नहीं करने देना चाहिए? मरीज को सोने देना चाहिए। मान लो नींद आ रही है तो सोने दो उसे, ऐसा करना चाहिए। बी है मरीज को सोने नहीं देना चाहिए। सी है मरीज को कॉफ़ी पिलानी चाहिए। डी है मरीज को चाय पिलानी चाहिए। तो इनमें से एक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि डी तो ऑप्शन दिया नहीं और एक ही है इनमें सही भी है। तो जब भी विष लिया है ऐसा जिसमें नींद आती है, तो उसको कभी भी सोने नहीं देना चाहिए। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, उसे कैसे भी करके मतलब जगाना है, उसे कॉफ़ी पिलाओ, उसे चाय पिलाओ, लेकिन उसे सोने नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि नींद लाने वाले विष खतरनाक होते हैं। व्यक्ति इस नींद में ही ऊपर चला जाता है। क्वेश्चन 11 है, विष के विषैले प्रभाव को नष्ट करने के लिए कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें कहते हैं रोग प्रतिरोधक पदार्थ, प्रतिकारक पदार्थ, मैग्नीशिया या डी है निम्न में से सभी सही हैं। विष के विषैले प्रभाव को नष्ट करने के लिए जो पदार्थ होते हैं या जो पदार्थ हम देते हैं, या कह सकते हैं विष के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए जो प्रतिकारक हम देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिकारक पदार्थ कहते हैं। ये वो पदार्थ होते हैं जब कोई विषपान करता है तो उसे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि विष के जहर को कम करने के लिए। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं प्रतिकारक पदार्थ। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिकारक पदार्थ हम इनको कहते हैं। और इन्हें हम प्रतिरोधक पदार्थ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये विष जो खाया है उसमें प्रतिरोध पैदा करेगा, तो हम इसे प्रतिरोधक पदार्थ या प्रतिकारक पदार्थ कह सकते हैं, पर रोग प्रतिरोधक पदार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कोई रोग नहीं है, ये एक परिस्थिति है। किसी ने विष ले लिया है, चाहे धोखे से लिया हो, चाहे अंधेरे में ले लिया हो, या किसी ने दे दिया हो, या किसी नाराज़गी में लिया हो, तो यहाँ पर रोग प्रतिरोधक गलत हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोधक सही रहेगा। ठीक, और प्रतिकारक, ये दो ऑप्शन अगर होते, अगर रोग नहीं होता तो ये दोनों सही हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, विषाक्त पदार्थ किसे कहेंगे? जो विष पैदा करेंगे शरीर में, उन्हें हम विषाक्त पदार्थ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। मिलान कीजिए, सूची 1 दी है, सूची 2 दी है, अब इनको मैच करना है। संख्या दिया है, गंधक दिया है, अफीम दिया है, अम्लीय विष दिया है। एक तरफ सूची 2 में कार्बोनेट एवं मैग्नीशिया दिया है, बी है। दूसरे में गर्म पानी में नमक मिलाकर दिया है। तीसरा टैनिक एसिड है, सी है चौथा जैतून का तेल है। ठीक है, अब ये मैंने आपको जल्दी जल्दी पढ़ दिए उल्टे सीधे, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाह रही हूँ, एक तरफ क्या दिया है? विष दिया है। ठीक है, जैसे संख्या है, लोग खा लेते हैं। ठीक है, और क्या खा लेते हैं? संख्या क्या होता है आपको पता है? भोजन नाल में जो विष फैलाता है, मतलब भोजन नाल, जो आहार नाल हमारा होता है, उसमें क्या करते हैं? विष उत्पन्न करते हैं, उस मतलब समस्या पैदा करते हैं, उसे हम संख्या और गंधक कहते हैं। ठीक है, किसमें? भोजन नाल में जो समस्या, या आहार नाल भी बोल सकते हो, आहार नाल को जो हानि पहुंचाते हैं उन्हें कहते हैं संख्या और गंधक। अफीम किसको बताया था मैंने? नींद लाने वाला बताया था। ठीक है, और अम्लीय विष क्या होते हैं? आपको हमने इसके बारे में भी बताया। मतलब अम्लीय और क्षारीय क्या होते हैं? ये भी एक विष के मतलब प्रकार होते हैं। कुछ विष अम्लीय टाइप के होते हैं, कुछ विष जो होते हैं क्षारीय टाइप के होते हैं, है ना। अम्ल क्षार अलग चीज़ है, लेकिन अम्लीय विष होना, क्षारीय विष होना, ये अलग अलग चीज़ें हैं। है अम्ल क्षारीय, लेकिन विष के टाइप में ये अम्ल और क्षार का हम यहाँ पर जो है कह सकते हैं वर्णन कर रहे हैं। ओके, तो समझ गए होंगे। मतलब यहाँ पर जो भी ये समस्याएं दी हैं, ये चीज़ें जो दी हैं जो समस्या पैदा करती, कह सकते हैं हम इन्हें विष भी बोल सकते हैं इस समय। ठीक है, क्योंकि हम विष के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हालांकि इन चीज़ों की अपनी जगह बहुत उपयोगिता भी है, ऐसा नहीं है ये यहाँ पर विष है तो ये विष इसलिए है क्योंकि इंसानों को नहीं खाने चाहिए, बकाया इनके अपने अपने काम भी हैं। अफीम का भी उपयोग बहुत जगह होता है, गंधक, संख्या, ये सब चीज़ यूज़फुल चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभार गुस्से में, धोखे में कैसे भी लोग इन्हें खा लेते हैं। ठीक है, तो ये इंसानों के लिए क्या हो जाते हैं? विष बन जाते हैं, बकाया ये वैसे अपने यूज़फुल चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनको ये जो क्या है, जो भी चीज़ें दी हैं इनके बताने हैं क्या? प्रतिकारक पदार्थ बताने। प्रतिकारक मतलब अगर किसी व्यक्ति ने ये चीज़ें खाई हैं तो आप इनमें से कौन सा प्रतिकारक दोगे जिससे वो इन चीज़ों का असर शरीर में कम हो जाए। ठीक है, मान लो किसी ने संख्या खाया है तो इनमें से कौन सा प्रतिकारक दोगे जो उसके शरीर में उसका असर कम हो जाए। आई होप अब इतनी वार्तालाप हो गई, अब आपको समझ आ गया होगा। देखो, संख्या अगर किसी व्यक्ति ने खाया है तो संख्या खाने वाले को क्या दोगे? टैनिक एसिड दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले में क्या आएगा? तीसरा। गंधक वाले को हमने बता भी दिया, आपको पहले ही बता दिया था, गंधक वाले को क्या दिया जाता है?
कार्बोनेट एवं मैग्नीशिया। गंधक वाले को क्या दिया जाता है? कार्बोनेट एवं मैग्नीशिया दिया जाता है। हमने बताया था आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले जो पदार्थ होते हैं, तो उस समय हमने बात की थी। तो जिसने मतलब कार्बोनेट एवं मैग्नीशिया क्या है? ये गंधक का प्रतिकारक पदार्थ है। तीसरा हमने अफीम की बात कर रहे हैं। अफीम अगर कोई व्यक्ति खाए तो क्या देना है? गर्म पानी में नमक मिलाकर देना है। गर्म पानी में जब नमक दोगे तो उसे उल्टी वगैरह हो जाएगी और उसका असर कम हो जाएगा। और अम्लीय विष किसी ने लिया तो उसे जैतून का तेल देना है क्योंकि ये क्षारीय होता है। ठीक है, तो अम्लीय विष है तो जैतून का तेल दिया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दी जा सकती हैं, ऐसा नहीं कि खाली जैतून का तेल ही आप दे सकते हो। ये तो मतलब हमने एक टाइप बता दिया। इसमें आप क्या कर सकते हो? पानी में चूना या खड़िया घोलकर भी दे सकते हो अगर अम्लीय विष लिया है। ठीक है, दूध पीने को भी दे सकते हो, मतलब लेकिन नॉर्मली ज़्यादा दूध पिलाना होगा। वो व्यक्ति ज़्यादा दूध पी ले तब फायदा होगा। ठीक है, दूसरा सल्फे की अगर अम्लीय विष की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रो जो क्लोरिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो होता है, और सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं, ये क्या होते हैं? अम्लीय विष कहलाते हैं। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको सुनकर पता चल रहा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सब में अम्ल आ रहा है तो मतलब ये अम्लीय चीज़ खाई गई है। तो अम्लीय चीज़ अगर खाए तो जैतून का तेल दे सकते हैं, पानी में चूना या खड़िया मिलाकर दे सकते हैं। और रोगी को सबसे ज़्यादा क्या करना है? खूब ज़्यादा दूध पिलाना है। ठीक है, खूब ज़्यादा दूध पिएगा तो उल्टी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो जब किसी व्यक्ति ने अम्लीय विष लिया हो। ठीक है, अम्लीय विष अगर लिया हो तो। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो हाँ, इसका ऑप्शन तो बता दूं तो पहले का मैंने बताया था आपको क्या? तीसरा बताया था टैनिक एसिड, और गंधक का बताया था कार्बोनेट एवं मैग्नीशिया। ओके, गंधक का क्या बताया था? कार्बोनेट एवं मैग्नीशिया प्रतिकारक बताया था। और अफीम का बताया था हमने क्या? गर्म पानी में नमक मिलाकर देना, अम्लीय विष का जैतून का तेल। तो क्या होगा? पहले का, तीसरा ए डी में है, सी में है, तो डी सही है यहाँ पर क्योंकि गंधक का पहला हो गया। हाँ, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। ओके, थोड़ा सा ये क्वेश्चन घूम गया, थोड़ा समझाने में ज़्यादा समय लग गया। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी व्यक्ति द्वारा भांग व गांजा का अत्यधिक उपयोग कर लिया जाए तो उपचार में खट्टे अचार व नींबू चटाएंगे, उसे उल्टी कराएंगे, गर्म दूध पिलाएंगे, निम्न में से सभी काम करेंगे, कौन सा सही होगा? तो इसके लिए आप तीनों चीज़ें कर सकते हो। गर्म दूध भी पिला सकते हो, उल्टी भी करा सकते हो, खट्टे अचार व नींबू भी चाटने को दे सकते हो उसे, उससे भी असर कम होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मदिरा पान की स्थिति में व्यक्ति को पिलाना चाहिए। मदिरा पान मतलब किसी ने ड्रिंक कर रखी है तो क्या पिलाओगे? क्या गर्म पानी में नमक डालकर दोगे आप, या फिर गर्म पानी में नींबू और नमक डालकर दोगे, या एमाइल नाइट्रेट दोगे, या गर्म दूध में ब्रांडी डालकर दोगे? क्या करोगे? मान लो मदिरा पान मतलब किसी ने ड्रिंक करी है तो इनमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, क्या करोगे आप? गर्म पानी में नींबू और नमक डालकर दोगे। ठीक है, क्या करोगे? गर्म पानी में नींबू और नमक डालकर दोगे, जिससे क्या है, मतलब उसको मतलब उससे भी क्या है, असर इसका कम हो जाएगा। मदिरा पान की जो स्थिति है, जो ड्रिंक कर रखी है, उसका असर कम हो जाएगा। यहीं पर अगर अफीम पी होती तो क्या करते हैं हम लोग? नींबू नहीं डालते, तब क्या करते? गर्म पानी में नमक डाल कर देते। लेकिन ड्रिंक कर रखी है, मतलब शराब वगैरह पी रखी है, तो गर्म पानी में नींबू और नमक डाल कर देंगे। अच्छा, एक ऑप्शन दिया है आपका गर्म पानी में नमक डालकर, ये तो अफीम वालों के लिए हो गया। एक दिया है क्या? एमाइल नाइट्रेट। एमाइल नाइट्रेट क्या है बताइए? तो एमाइल नाइट्रेट कब दिया जाता है? जब क्लोरोफॉर्म किसी ने खाया हो। क्लोरोफॉर्म को अगर खाया है तब एमाइल नाइट्रेट दिया जाता है। ठीक है, किसका? क्लोरोफॉर्म का प्रतिकारक पूछा जाए क्या है तो एमाइल नाइट्रेट है। ठीक है, आपसे प्रतिकारक पूछे जाते हैं ना, तो क्लोरोफॉर्म का प्रतिकारक क्या है? एमाइल नाइट्रेट है। नेट में ये मैच करने को आते हैं, आपने ये क्वेश्चनों पे ध्यान दिया होगा तो आपको ये पता होगा। गर्म दूध में ब्रांडी डालकर किस में दिया जाता है? जब किसी व्यक्ति ने धतूरा खाया हो। ठीक है, गर्म दूध में ब्रांडी डालकर लाभदायक होता है जब किसी व्यक्ति ने धतूरे का सेवन किया हो। तो ये सब नोट कर लेना। मैं अलग अलग क्वेश्चन लाती तो बहुत फ़ायदा होता, मेरा 4-5 क्वेश्चन बन जाते यहाँ पर आराम से। लेकिन मैंने सोचा एक सेम क्वेश्चन का पैटर्न मत रखो, थोड़ा घुमाओ जो बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो। तो मैंने एक क्वेश्चन में ही 4-5 आपके सॉल्व कर दिए। और जो भी अभी मैंने बोले हैं इन्हें नोट कर लेना, क्योंकि ये नेट में तक पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेट से संबंधित समस्याओं के लिए लाभदायक कार्य करेगा बेल, अमलतास, अजवाइन या निम्न में से सभी? तो ये सभी सही होंगे। हींग है, अदरक है, ये पेट को भी फायदा करता है, और अदरक जो होता है आपके गले के लिए भी अच्छा होता है। ओके, और हींग, बेल, अमलतास, अजवाइन ये खास तौर से कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है उनको सही करते हैं। कब्ज की जो समस्या होती है, मोशन पास नहीं होता है, इसमें फ़ायदा करता है। तो ये सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्विनाइन का प्रयोग किया जाता है मलेरिया बुखार में, टाइफाइड में,
तपेदिक में, या फिर निम्न में से सभी सही है। तो कुनैन का आप जानते हो, कुनैन मलेरिया बुखार में जो होता है दिया जाता है। सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है, ये भी आपको पता होगा, सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है, ये भी एक औषधि है। क्वेश्चन 17 है, चर्म रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ए है मेहंदी का, नीम का, गिलोय का, डी है निम्न में से सभी सही हैं। तो जब भी चर्म रोग हो, बॉडी संबंधित रोग है, तो आप उस पर मेहंदी लगाओ। नीम का घोल जो है बनाकर, पीस कर उसका रस निकाल कर, या फिर उसे उबाल कर उसका पानी से नहाओ। कुछ लोग इसे पीस कर इसका पानी छान कर पीते हैं। नीम का हालांकि कड़वा बहुत होता है, लेकिन ये फ़ायदा करता है। ऐसे गिलोय को भी उबाल कर इसका पानी पिया जाता है। ये फीवर में भी, खासतौर से जो डेंगू वाला फीवर होता है, इसमें तो अमृत माना जाता है। डेंगू वाले फीवर में खासतौर से नीम गिलोय मिल जाए। नीम गिलोय उसे कहते हैं जो नीम के ऊपर गिलोय उगती है, ठीक है, जाल सा बनाती है नीम के ऊपर, वो वाली गिलोय होती है, वो बहुत फ़ायदेमंद होती है डेंगू में। तो यहाँ पर हम चर्म रोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये सभी सही हैं। मेहंदी, नीम और गिलोय, ये तीनों चर्म रोगों को भी दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हींग का प्रयोग किया जाता है स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में, नाड़ी तंत्र संबंधी परेशानी में, निमोनिया होने पर, डी है निम्न में से सभी सही। तो हींग का जो उपयोग है बच्चों, वो मतलब आपको हमने पेट संबंधी समस्याओं के विषय में तो बताया ही, बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद होता है। आप जानते हो छोटे बच्चों को दर्द वर्द होता है, वो बोल नहीं पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पेट में हींग लगा देते हैं गर्म करके, हल्की सी गुनगुनी करके। हालांकि गर्मियों में गुनगुनी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हींग खुद गर्म होती है, लेकिन ठंडों में गुनगुने पानी में करके लगानी चाहिए, ठीक है। तो गर्मियों में ऐसे ही पानी, ठंडे पानी में, सादा पानी में भी लगाई जा सकती है, फ़ायदा करती है। उसके साथ साथ ये स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं बच्चों में, उसमें भी फ़ायदा करती है, नाड़ी तंत्र संबंधी परेशानी में भी फ़ायदा करती है, और निमोनिया होने पर भी फ़ायदा करती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन, मतलब हींग से ज़्यादातर लोगों को, हमें भी खासतौर से यही पता था कि ये पेट की समस्या को सही करता है। जब इसमें पढ़ा तब पता चला, अरे इसके तो बहुत काम है, ठीक है। वैसे तो फ़ायदेमंद होती है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इससे निमोनिया भी के लिए भी फ़ायदा करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दमा रोग में लाभदायक है। एक्चुअली में गर्म होती है ना तासीर, इस वजह से फ़ायदा करती होगी। दमा रोग में लाभदायक है नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, धतूरे की पत्ती या पीपल की पत्ती। तो जो दमा रोग होता है ना, अस्थमा टाइप होता है, आप जानते हो, अस्थमा ही होता है एक तरीके का। तो इसमें धतूरे की पत्ती की क्या धुआं दिया जाता है, धतूरे की पत्ती का जो धुआं दिया जाता है, उससे कहते हैं, इसका धुआं जब दमा वाला कोई रोगी, जैसे दमा की समस्या है, दमा मतलब अस्थमा की समस्या है, तो उससे क्या है, उसको मतलब वो क्या होता है, उसको मतलब उसका जो रोग है ये सॉरी जो ये रोग है जो लिखा हुआ है, ये सही हो जाता है, ठीक है, अस्थमा रोग इसका सही हो जाता है। तो धतूरे की पत्ती का धुआं, हालांकि धतूरे का खाना बहुत नुकसानदायक है, लेकिन इसका धुआं सूंघने से फ़ायदा मिलता है, ठीक है। और इसकी जो पुलटिस बनाई जाती है, धतूरे की पुलटिस बनती है, जिससे अगर स्तन जो होते हैं ना, जहाँ बच्चे फीड करते हैं, तो अगर उस पर सूजन हो रही है, तो उसमें इसकी पुलटिस से सूजन को कम करने के लिए मतलब काम की, मतलब इसका उपयोग किया जाता है, ओके। और जब ये सूजन कम होगी, खासतौर से जब डिलीवरी होती है उस समय के बाद जो समस्या होती है, जब ये सूजन कम होगी, तो दूध का निर्माण करने में भी ये सहायक होता है माता के स्तनों में, जिससे दूध बनने लगेगा और बच्चों के लिए दूध पर्याप्त मिलने लगेगा। सोचने की वाली बात है, जब दूध का निर्माण करेगा तो भी बच्चों के लिए तो करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, पेट के कीड़े को खत्म करने में सहायक है हल्दी, अदरक, सौंफ या गुलाब जल। पेट के जो कीड़े होते हैं वो किससे ख़त्म हो जाते हैं, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो पेट के कीड़े के लिए ख़त्म करने में सहायक है। तो सुबह शाम अगर बच्चे को जो हल्दी है ना, हल्दी का मतलब छोटा टुकड़ा पीस कर, या फिर कह सकते हैं जो पाउडर होता है थोड़ा सा दे सकते हो उसे सुबह शाम। देने से क्या होगा, पेट के कीड़े जो होते हैं बच्चों के मर जाते हैं, खासतौर से गुनगुने पानी से, ये सुबह शाम दोनों टाइम देने से, ठीक है। बच्चे पी लें तब, है ना बच्चे पियेंगे ही नहीं, हल्दी तो बिल्कुल ही ना पिएं, ओके। आगे बढ़ते हैं। गरारे करने से सुबह शाम इस मुंह के छालिस भी ख़त्म हो जाते हैं हल्दी के सेवन से। बकाया सौंफ के भी फ़ायदे हैं, बताऊँगा आगे। सौंफ के भी फ़ायदे हैं, अदरक के भी फ़ायदे, सबके फ़ायदे हैं। अदरक का क्या यदि गला बैठ जाए तो अदरक फ़ायदा करता है, आप जानते हो। या फिर कह सकते हैं सर्दी जुकाम हो जाता है तब भी अदरक जो होता है उसका रस वगैरह या फिर उसकी चाय वगैरह फ़ायदा करती है, ओके। और जो उल्टी वगैरह होती है, तो बमन वगैरह हो रहे हैं, उल्टी हो रहे हैं, तो भी अदरक और प्याज का रस एक बराबर मात्रा में मिलाने से, अदरक और प्याज का रस, अदरक प्लस प्याज का रस, मात्रा कैसी होगी, समान होगी दोनों की, देने से उल्टियाँ जो होती हैं सही हो जाती हैं, ओके। इतना क्लियर। सौंफ का यूज़ क्या है, सौंफ क्या करते हैं, सौंफ सबसे पहली बात तो आपको पता है, मतलब हम लोग जब जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, तो क्या
सौंफ देते हैं ना वो लोग, क्यों देते हैं? एक तो ये डाइजेस्टिव होती है, दूसरा ये माउथ फ्रेशनर का काम करती है, माउथ फ्रेशनर का काम करती है, माउथ फ्रेश हो जाता है, ठीक है, फ्रेशनर का काम करती है सौंफ। क्लियर हुआ? और गुलाब जल आप जानते हैं आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। गुलाब जल किसके लिए? आँखों के लिए। गर्मी अभी हो रही है, काफ़ी गर्मी या धूप में आप जा रहे हो तो आँखों में क्या होगी? जलन होने लगती है, तो आप गुलाब जल के प्रयोग से क्या कर सकते हो? आँखों को साफ कर सकते हो और ठंडक मिलती है आँखों को। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेत्र ज्योति बढ़ाने में सहायक है राई, अमोनिया, हरण या फिर सुहागा। नेत्र ज्योति को बढ़ाने में कौन सहायक है इनमें से? ऐसा कौन सी चीज़ है जिसका यूज़ करने से आँखों की रोशनी जो है बढ़ जाती है? बताइए, इसका आंसर दीजिए कोई। ये हरण जो होता है ना, सी ऑप्शन हरण। हरण को कहते हैं, अगर आप इसको घिसकर, ठीक है, बड़ी हर होती है, हरण कई तरीके, मतलब छोटी होती है और बड़ी होती है। जो बड़ी हरण होती है, बड़ी हरण, हरण बोलते हैं या हरण बोलते हैं? हरण बोलते हैं शायद, या फिर हरण भी बोलते होंगे, जो भी हो, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं? घिस के आप जो भी एक साफ सलाई वगैरह ले लो जिससे आप आँखों पे किनारे पे लगा सको, ठीक है। तो इससे जो आँखों के नीचे मतलब जो काले घेरे होते हैं ना, वो सही हो जाते हैं और क्या होती है? नेत्र ज्योति बढ़ती है, ठीक है। सुहागा का उपयोग कौन कौन जानता है? सुहागा, तो जो सुहागा होता है, सबसे पहले अगर इसको लगाने से क्या होता है? जो घाव होते हैं वो सही हो जाते हैं और छाले सही हो जाते हैं, मुंह में जो घाव और छाले होते हैं वो सही हो जाते हैं। और कहते हैं इनका उपयोग करते रहो, कभी कभी तो कभी भी छाले होते ही नहीं, होना ही बंद हो जाता है। तो मतलब बहुत अच्छी बात है। कोई कोई जगह ऐसी है, खासतौर से गांव में मैंने सुना गर्मियों में छाले ख़त्म ही नहीं होते हैं लोगों को, तो वो लोग ये कर सकते हैं। और छिरके में कहते हैं थोड़ा सा सुहागा डालकर, छिरके में, छिरका होता है, छिरका जानते हो? तो छिरके में थोड़ा सा सुहागा घोल कर 2-3 बूंद अगर आप कान में टपकाते हो तो कान में के जो कीड़े वगैरह होते हैं, कीड़े नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, कीड़े कान के नष्ट हो जाते हैं। तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हल्दी से पेट के कीड़े और हरण से किसका? कान के कीड़े। क्वेश्चन नंबर 22, जल के साथ इसका घोल घाव पर लगाने से घाव शीघ्र ही भर जाता है, कौन सा सही होगा? बोरिक एसिड, स्पिरिट, मर्क्यूरोक्रोम या फिर पैरासीटामोल। तो ये जो मर्क्यूरोक्रोम जो होता है, आपको बताया भी था मैंने, गोली के घाव में इसका उपयोग जब खास तौर पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको लगाने से क्या है? घाव बहुत जल्दी भरता है, गोली का जो घाव होता है बहुत गहरा लगता है, इसलिए इसका उपयोग खास तौर से किस में किया जाता है? गोली लगने के घाव में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोरिक एसिड क्या है? ये क्या हो करता है? ये घाव को धोने के काम आता है, ठीक है, किसके? धोने के काम आता है, ओके, धोने के काम आता है। अगर आपसे पूछा जाए घाव धोने के काम क्या आता है, तो वो आता है बोरिक एसिड। इससे क्या होता है? घाव को धो दिया जाता है, उसके बाद कीटाणुनाशक लगाकर, ठीक है, अपनी मतलब जो भी मरहम पट्टी है वो कर देनी चाहिए। इसका जो बोरिक एसिड का हल्का घोल आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ स्पिरिट जो होता है, ये भी घाव के साफ करने के साथ साथ किया जाता है स्पिरिट का प्रयोग निसंक्रमण के लिए, ये फ़ायदेमंद होता है। और कौन सा बचा? पैरासीटामोल, आप जानते हो एक तरीके की टैबलेट होती है जो बुखार में दी जाती दवा होती है, ठीक है। पैरासीटामोल टैबलेट नहीं, सिरप भी आता है, बच्चों का तो सिरप आता है, ठीक है। तो अमीबिक पेचिस तथा पुरानी पेचिस के उपचार में क्या सहायक है? ईसबगोल, छोटी इलायची, पुदीना या सुहागा। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? ए ऑप्शन सही होगा, ईसबगोल। ईसबगोल जो होता है वो अमीबिक पेचिस हो तथा पुरानी पेचिस हो, ये सभी में फ़ायदा करता है, ठीक है। छोटी इलायची का उपयोग आप जानते हो क्या है? एक तो ये सुगंधित होती है, खुशबू पैदा करती है, और उसके साथ साथ पाचन क्रिया को सुधारती है ये, ओके। और इलायची और लौंग का मिश्रण जो होता है, अगर पाउडर के रूप में प्रयोग करते हो तो ये पेट के भारीपन को दूर करती है। पुदीना भी आप जानते हो क्या करता है? जी मिचलाने में काम आता है, अतिसार के रोग में पेट का जो भारीपन होता है उसको दूर करने के काम में ये आता है, ठीक है। सिर पर लगाने से जो सिर दर्द वगैरह है, अगर पीसकर पुदीना सिर पर लगाते हो तो सिर दर्द वगैरह सही हो जाता है। सुहागा की हम बात कर चुके हैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे ज़्यादा खतरनाक विष कौन सा होता है? नींद लाने वाली दवा, जलाने वाले अम्ल, जलन पैदा करने वाले अम्ल, या आहार नाल में जलन पैदा करने वाले विष, या मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं को प्रभावित करने वाले विष। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आज मेरी छोटी बेटी को बहुत फीवर हो गया है रात से, तो वो उठ गई है, अभी सो रही थी वो, तो मैं क्लास जल्दी जल्दी सोच रही थी हो जाएगी, लेकिन वो उठ गई है, तो उसे अभी बड़ी बेटी ने संभाल रखा है, लेकिन मैं जल्दी से बस लास्ट करती हूँ क्लास को। मुलेठी क्या है? ये विष है, दस्तों के लिए दवा है, खांसी है, या मलेरिया या ज्वर की दवा है? मुलेठी क्या है बताइए। तो आप जानते हो मुलेठी का प्रयोग खासतौर से क्या है? खांसी में उपयोग की जाती है, ठीक है।
ओके, तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।